बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के इडियट बॉक्स में क्या क्या चलता है देखो तो। दोस्तों 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। आपके हुक्म पे मैंने आपको अपनी जिंदगी की एक सच्ची कहानी सुनाई थी, पापा से शर्त। वो मेरे और मेरे पिता डॉक्टर एसबी मिश्रा के बीच लगी एक शर्त के बारे में थी, जिसने मेरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। उनकी जिंदगी की कहानी भी बहुत दिलचस्प और ड्रामेटिक है और ये किताब ड्रीम चेजिंग की शक्ल में अभी अभी रिलीज हुई है, जिसमें मेरे पिता और मैंने मिलके उनकी जिंदगी की कहानी सुनाई है। इस हफ्ते मैं उस किताब को याद शहर की 5 कहानियों की शक्ल में सुनाऊंगा। किताब के ही नाम पे आज की कहानी का नाम है ड्रीम चेजिंग पार्ट 1। लखनऊ के राजभवन के बड़े बड़े काले लोहे के दरवाजे खुले और हमारी गाड़ी अंदर चलती चली गई। मैं और मेरी पत्नी निर्मला थोड़ा नर्वस थे। इतने बड़े महल जैसे कैंपस में छोटा महसूस कर रहे थे। बड़ी सादी जिंदगी जी है हम दोनों ने, इस सब की आदत नहीं रही कभी। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से कई अखबारों ने मेरे बारे में न्यूज रिपोर्ट लिखनी शुरू कर दी थी और आज उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया था। सितंबर की सुबह थी। कई बार देखा था मैंने अंग्रेजों के जमाने की इस बिल्डिंग को बाहर से, जब मैं अपने बैंक जाता था। खूबसूरत बाग, फव्वारे थे, मूर्तियां थीं। लेकिन आज मैं वैसा ही महसूस कर रहा था जैसा शायद सुदामा ने कृष्ण के दरवाजे जाते हुए किया होगा। जिन ऑफिसर ने मुझे फोन किया था उनसे मैं ये पूछना भूल गया था कि मैं अपनी पत्नी निर्मला को साथ ला सकता हूं कि नहीं। लेकिन फिर भी मैंने निर्मला से कहा था कि वो चलें। गवर्नर साहब के अफसरों ने बड़े आदर से मेरा स्वागत किया, लेकिन मैं हैरत में रह गया जब उन्होंने निर्मला को किसी और कमरे में इंतजार करने को कहा। बोले अपॉइंटमेंट सिर्फ मेरा था, इसलिए वो अंदर नहीं जा सकती थी। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा फिर तो मैं भी गवर्नर साहब से नहीं मिलना चाहूंगा। वो सख्ते में आ गए। कुछ अफरा तफरी के बाद गवर्नर साहब खुद बाहर आए और हम दोनों को बड़े सम्मान के साथ अंदर ले गए। 1 घंटे बातें की। पत्रकार आ गए, फोटोएं खींचने लगी और मैं निर्मला को देख के सोच रहा था, ये लम्हा तो तुमसे छिनने वाला था अभी, लेकिन अगर निर्मला नहीं होती तुम तो ये लम्हा भी नहीं होता। ये लंबा सफर भी कहीं पूरा नहीं हुआ होता। वो लंबा सफर जो 12 किलोमीटर की लंबी यात्रा से शुरू हुआ था, जो मैं रोज सुबह गांव में अपने स्कूल को पैदल चल के करता था। इसे किस्मत का फेर ही कहूंगा मैं। जब मेरा जन्म हुआ था तो गांव के लोगों ने सोचा कि बच्चा बेजान है, इसमें प्राण नहीं है। और कितने कितने साल बाद जब मेरे बड़े बेटे नीलेश का जन्म हुआ तो उसे भी बेजान मान लिया गया था। फिर उसकी नानी ने आके उसकी पीठ पे जोर से ठोका तो सांस आ गई। जीवन का चक्र है। मेरे जीवन का चक्र शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश के एक बेहद पिछड़े गांव देवरा में। आजादी का आंदोलन जोर शोर पे था। गांव वाले पॉलिटिक्स के बारे में तो ज्यादा नहीं जानते थे, बस इतना जानते थे कि गोरे देश छोड़ के जाने वाले हैं। बचपन से मुझे एक सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, पढ़ने की। मेरे सबसे पहले टीचर थे मेरे दादाजी, जिन्होंने खुद कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, पर फिर भी उन्होंने मुझे 100 तक गिनना सिखाया, पहाड़े पढ़ना, कहानियां, कविताएं। अगर इस सब से मुझे घमंड होने लगा था तो जल्द ही उस घमंड की गाड़ी में तीर मारने एक बहुत बड़ा धुरंधर आ रहा था, उर्दू। 2 हफ्ते उर्दू की ट्यूशन करने के बाद मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया कि उर्दू कभी नहीं पढ़ूंगा। और एक दिन मैंने घबराते घबराते अपने पिताजी से कह ही दिया कि हमें स्कूल जाना है। पिताजी ने जल्दी ही हमारी लाइफ के पहले टीचर को ढूंढ लिया। हमेशा सफेद धोती कुर्ता पहनते थे, हमेशा बड़े संजीदा लगते थे और नाम था जालिम सिंह। नाम के हिसाब से जालिम नहीं थे। अगर जालिम कुछ था तो था वो रास्ता जिसमें मैं स्कूल जाता था। हर कदम पे सांप और बिच्छू का डर था। अजगर सांप होते थे,
एक दिन एक अजगर ने गाय के एक बछड़े को आधा निगल लिया। गांव वालों ने बेचारे बछड़े को किसी तरह छुड़ाया और उसकी जान बचा ली। ये सब देख के बड़ा डर लगता था, लेकिन मेरे बाबा मुझे कहानियां सुनाते थे, डर से ना डरने का सबक देते थे। और उस डर का मैं क्या करता जो सामने आके खड़ा होने वाला था कि अगर मुझे आगे पढ़ना था तो स्कूल 12 किलोमीटर दूर था, 12 किलोमीटर का पैदल रास्ता। ऐसा लग रहा था जैसे पढ़ाई का मेरा सपना अब खत्म होने चला था। हमारे गांव देवरा में एक बड़ा सा मिट्टी का चबूतरा था। एक कोने में एक नीम का पेड़ और पास में बड़े से गोल पत्थरों का ढेर जो शंकर भगवान का प्रतीक माने जाते थे। चबूतरे पे गांव की सारी मुश्किलों का इलाज मिलता था। आपकी और मेरी समझ में तो यह अंधविश्वास नहीं आएगा, लेकिन भाई तब जमाना अलग था। अगर गांव में कुछ चोरी हो जाता था और किसी औरत पे शक था तो उसे मुट्ठी भर चावल चबाने के लिए कहा जाता था इसी चबूतरे पे। ऐसा मानते थे कि चोर का जबड़ा जाम हो जाएगा। और अगर आदमी पे शक होता था तो उसे शिव जी का एक पत्थर उठाने को कहा जाता था। अगर हाथ कांप गए तो समझो चोर। इसी टेढ़े मेढ़े न्याय वाले चबूतरे पे गांव के सब बुजुर्ग बैठ के मेरे भविष्य के बारे में सलाह कर रहे थे कि छठी क्लास में मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं, और अगर हां तो कहां। एक स्कूल कुमरावा में था, लेकिन वो जंगल से होकर जाता था, खतरनाक था। दूसरा इटौंजा नाम के कस्बे में, वो रास्ता साफ था। मेरे लिए इटौंजा चुना गया। एडमिशन लेने के लिए मैं चला। गांव के 2 और बच्चे अशरफी लाल और रघुवर दयाल मेरे साथ थे। इटौंजा के जूनियर हाई स्कूल पहुंचते ही हम लोग जहां के तहां रुक गए। सामने एक कमरा था जिसमें एक बड़ी बड़ी मूंछों वाले सज्जन बैठे थे। मुंशी शारदा बख्श सिंह, सबसे मशहूर टीचर, और वो जिनसे सबसे ज्यादा डरते थे बच्चे। कुछ देर में हमें एडमिशन मिल गया। मेरी जिंदगी का सबसे लंबा सफर, वो 12 किलोमीटर का रोज स्कूल जाने का सफर शुरू हो गया था। फिर 12 किलोमीटर वापस। पहले 3 महीने क्लास सुबह 7 बजे शुरू हुई, यानी हमको सुबह 4 बजे उठ के पैदल जाना पड़ता था। रोज भूखे प्यासे 24 किलोमीटर चलते चलते हम इतना थक जाते थे कि कुछ और करने की हिम्मत ही नहीं होती थी, लेकिन आंखों में पढ़ने का सपना था, इसलिए चलते रहना था। कई बार लगता घर के पास स्कूल क्यों नहीं हो सकता। दूरी के कारण ज्यादातर बच्चे स्कूल जाना ही छोड़ देते थे। वो 12 किलोमीटर का लंबा सफर मेरी जिंदगी बदलने वाला था, लेकिन अब एक और मुश्किल सामने आने वाली थी। 13 साल की उम्र में मेरी शादी तय होने वाली थी। मैंने अपनी जिंदगी टीचर होकर गुजार दी, और मैंने हमेशा यही माना है कि अच्छा टीचर होने के लिए अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। मेरे नए स्कूल के हेडमास्टर मुंशी शारदा बख्श सिंह, जो सारे जिले के सबसे मशहूर, सबसे स्ट्रिक्ट टीचर थे, वो एक अच्छे इंसान भी थे। स्कूल उनका सब कुछ था। वो सिर्फ खाना खाने के लिए सुबह शाम 3 किलोमीटर दूर अपने घर जाते थे। बाकी सारा टाइम स्टूडेंट्स के साथ गुजारते थे। गरीब बच्चों को स्कूल के बाद मुफ्त पढ़ाते भी थे। मेरा स्कूल का जीवन ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन घर पे एक नया मोड़ आने वाला था। सर्दियों का दिन था। 4-5 लोग मेरे घर पे आ गए। वो पास के गांव की एक 10 साल की लड़की की शादी मुझसे करना चाहते थे। मेरी तो घबराहट के मारे जान ही निकली जा रही थी। जैसे एक बकरा हलाल होने के पहले चारों ओर देखता है, ऐसे मैं गांव के बुजुर्गों की ओर देख रहा था कि भाई कहीं से तो कोई मदद करे। लेकिन गांव वालों के दबाव में मेरे पिताजी ने प्रस्ताव मान लिया। मैं दहेज से सख्त नफरत करता हूं, लेकिन उन दिनों की प्रथा के हिसाब से 600 रुपए दहेज निर्धारित हुए। 10वां हिस्सा लड़की के पिता देके भी चले गए। एक शाम में मेरी जिंदगी ऊपर से नीचे हो गई थी। इसका मतलब यह था कि मेरा स्कूल जाना बंद, सपने चूर। मैं सारी शाम बैठा अकेले में रोता रहा, खाना भी नहीं खाया। लेकिन कुछ हफ्तों बाद लड़की के पिता ने कहा कि वो दहेज की बाकी रकम नहीं दे सकते हैं। शादी टूट गई। लड़की के लिए मुझे दुख हुआ। मेरे पिताजी ने खुशी खुशी पैसे वापस कर दिए। वो एक लम्हा था जो मेरी जिंदगी का रुख बदल सकता था।
अब वो टल गया था, लेकिन जिंदगी अब और भी बदलने वाली थी। 8वीं का उन दिनों एक बोर्ड एग्जामिनेशन होता था और उसकी तैयारी करने के लिए कुछ दिन के लिए मुझे लखनऊ जाने का मौका मिला। जिंदगी में पहली बार शहर देखा, नए लोग देखे। मैंने पहली बार रेलवे पटरी देखी, फिर ट्रेन। मैंने जिंदगी में पहली बार एक बल्ब देखा, उसे जलता हुआ देखा। एक ऐसे गांव से जहां रात को मिट्टी के तेल के दिए की रोशनी में लोग पढ़ते थे, बात करते थे, जहां कुएं से पानी निकाल के लोग पीते थे, वहां से आके एकदम मेरी जिंदगी बदलने जा रही थी। 2 महीने बाद एक क्लासमेट दौड़ता हुआ आया। रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। मैंने टॉप कर लिया था। मैंने क्लास 8 का बोर्ड एग्जाम टॉप कर लिया था, लेकिन अभी भी मेरे सपने छोटे ही थे और जिंदगी से उम्मीदें बहुत कम। यहां तक का रास्ता भी बड़ी मुश्किलों भरा रहा था। यहां तक आ गया था, इसी बात का भगवान से शुक्र मना रहा था। गरीब और गांव में रहने वाले परिवारों के लोगों के सबसे बड़े सपने भी अक्सर छोटे ही होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि ख्वाब में ही सही वो कल्पना की उड़ान भर तो सकते हैं। राजा, प्रधानमंत्री, अमीर बनने का सपना तो देख सकते हैं, लेकिन मेरे तो सपनों के भी हाथ पीछे बंधे हुए थे। अभी तो सिर्फ पहला गोल पोस्ट पार किया था और मेरे हिसाब से रास्ता आगे ज्यादा था नहीं। क्लास में एक एजुकेशनल सर्वे हुआ। हम सबसे पूछा गया, तुम कितना आगे पढ़ोगे? मैंने लिखा, हाई स्कूल, यानी क्लास 10। शायद इससे ज्यादा उम्मीद करने में मैं डरता था। मैंने अपने आप से वादा किया था कि अपनी हाई स्कूल की डिग्री लेके मैं जो चाहे बन सकता था। अगर किस्मत ने साथ दिया तो मलेरिया इंस्पेक्टर भी। जी हाँ, बस इतनी दूर ही सोच सकता था मैं। लेकिन धीरे धीरे लगने लगा कि मलेरिया इंस्पेक्टर की नौकरी भी अब नसीब में नहीं थी। मेरे स्कूल से लखनऊ 40 किलोमीटर की दूरी पे था। पैसे की कमी थी और रहने का ठिकाना नहीं था, और लग रहा था जैसे लखनऊ 40 नहीं 40,000 किलोमीटर दूर हो। लेकिन पढ़ाई का खुदा शायद सब देखता रहता है। मदद जल्दी ही भेज दी। दूर का एक रिश्तेदार कहीं से निकल आया जो बड़े शहर में कोई छोटा मोटा काम करता था। मैं फौरन सामान पैक करने लगा, पर फिक्र के दलदल में डूब भी रहा था। मेरे खर्चे के पैसे कहां से आएंगे? मेरे पिता ने न जाने कहां से चलते समय थोड़े से पैसे मुझे दिए, शायद उधार लिए होंगे। ढेर सारा राशन भी दिया। 15 साल की उम्र में गांव छोड़ के शहर की ओर चल दिया था मैं जानता था कि मैं जैसे ही देवरा गांव छोड़ के पैदल कच्चे रास्ते पे चलने लगा था, मेरी जिंदगी बदल रही थी। मैं जानता था कि जब मैं लौटूंगा तो मैं पूरी तरह से बदल चुका हूंगा। कौन जाने सपने सच हुए होंगे या चूर हो गए होंगे। मैंने अपने दोस्तों को अलविदा कहा, शंकर जी के सामने माथा टेका, गांव में बड़े बुजुर्गों के पांव छुए और चल दिया। शहर के लिए ट्रेन पकड़ने चल दिए मैं और पिताजी। रास्ते भर सलाह देते जा रहे थे, किसी पे आसानी से भरोसा मत करना, अजनबियों से ज्यादा बातें मत करना, अजनबी को पैसा उधार मत देना। शहर में मेरे दूर के रिश्तेदार का दिल जितना बड़ा था, घर उतना बड़ा नहीं था। 5 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा एक कमरा था। उसमें वो और उसकी पत्नी रहते थे। मेरे पिताजी गांव वापस चले गए। अगले दिन मैं जुबली इंटर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गया। सारे कैंडिडेट्स में से सबसे ज्यादा नंबर आए। एक सीट ही और चढ़ ली थी। ये नया स्कूल एक ख्वाब जैसा था। मुगल बनावट वाली बड़ी सी इमारत, ऊंची ऊंची छतें, बड़े बड़े बरामदे, बड़ा सा खेलने का मैदान। उसमें वो सुविधाएं थी जो मैं गांव में रहते हुए सपनों में भी नहीं सोच सकता था। लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, खेलने का सामान। लेकिन घर की मुश्किल थी। मुझे न कम जगह से समस्या थी, न इससे कि उसमें एक अटैच्ड बाथरूम नहीं था। समस्या इस बात से थी कि मेरा रिश्तेदार प्रताप और उसकी पत्नी हमेशा झगड़ते रहते थे और उनके चूल्हे का धुआं मेरी जान ले रहा था। मैं अपने एक दोस्त के घर में रहने लगा और साथ साथ ट्यूशन पढ़ाने लगा ताकि किराया दे सकूं। ट्यूशन पढ़ाने के लिए मुझे हर महीने 6 रुपए फीस मिलती थी। मेरा शहरी जीवन ठीक ठाक चलने लगा। क्लास में मजे आने लगे थे।
लंबे तगड़े मौलवी अब्दुल हकीम का क्लास तो खासकर मजे का होता था। वो अपने चूड़ीदार और शेरवानी में क्लास में आते थे, कुर्सी में आराम से बैठते थे और कुछ देर में खर्राटे लेने लग जाते थे। हम सब बातें करने लगते, वो उठते, कहते खामोश और फिर सो जाते। लेकिन मौलवी नजावत अली, जो हमारे आर्ट और क्राफ्ट के टीचर थे, उनकी क्लास में कोई मजाक नहीं चलनी थी। एक दिन उन्होंने हम सबको आर्ट क्लास में रामायण से लंका दहन बनाने को कहा, जब हनुमान जी ने लंका को अपनी पूंछ से जला दिया था। मुझे नहीं पता मैंने क्या बनाया, लेकिन वो लंका दहन तो बिल्कुल नहीं था। मौलवी नजावत अली ने मेरे हाथ पे 3 बार छड़ी लगाई और कहा, शिव बालक, तुम गणित में चाहे जितने तेज हो, आर्ट में बिल्कुल फेल हो जाओगे। आर्ट में मैं तो नहीं फेल हुआ, लेकिन यह गुण मैंने अपने बेटे नीलेश को जरूर धरोहर में दिया। कई साल बाद नैनीताल के अपने स्कूल सेंट जोसेफ्स कॉलेज में वो क्लास में पहला ऐसा लड़का बना जिसे आर्ट में फेल कर दिया गया। असल में हुआ यूं कि क्रिकेटर सुरेंद्र शर्मा की पोर्ट्रेट की जगह उसने अडोल्फ हिटलर जैसा कुछ बना दिया था। ये था इस कहानी का पहला पन्ना। कल सुनिए ड्रीम चेजिंग पार्ट 2।